हम लोग क्रिस्टल लैटिस पढ़ रहे हैं ना, एंड यूनिट से इतना समझ में तो आ गया ना। अब जो है क्रिस्टल, इसमें जो बहुत तरह का शेप बन जाएगा यूनिट सेल का। जैसे अभी तक हम लोग एक देखे थे यूनिट सेल का ऐसा, दूसरा देखे थे ऐसा, ठीक है। हम लोग जो है 4 साइड वाला ही ज़्यादातर पढ़ेंगे, ज़्यादातर कोशिश करते हैं 4 साइड वाला बनाने का, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। इसमें क्या है 90 डिग्री, लेकिन इसमें ये 90, ठीक है ना। ये भी एक यूनिट सेल हो सकता है, हाँ? दूसरा रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, 90 डिग्री तो होगा लेकिन एज लेंथ सब डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, हाँ? और इसमें चारों सेम है, इसमें चारों सेम है लेकिन एंगल 90 नहीं है, इसमें सारा एंगल 90 है लेकिन ये रेक्टेंगल है ना, अपोजिट साइड इक्वल है। तो कोई भी शेप बन सकता है, ठीक है। इस तरह से हम लोग बहुत तरह का, ऐसा भी बन सकता है कहीं कहीं रिपीटिंग यूनिट, इस तरह का भी बन सकता है, बहुत तरह का बन सकता है, ठीक है। उसमें से जो इस बुक में जो पढ़ना है, जो तुम्हारे सिलेबस में है, वो हम लोगों को पढ़ना है क्यूब वाला, ठीक है, यही पढ़ना है, ठीक है, समझ गए ना, इसी को पढ़ना है। तो अब हम लोग जो है इसमें अब कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे कि ये जो अलग अलग एज लेंथ है, अलग अलग एंगल है, तो इसलिए सबका नाम भी अलग अलग होगा, ठीक है ना। सबका शेप अलग अलग है, तो उसके लिए अलग अलग नाम देना पड़ेगा। तो 6 पैरामीटर्स हमको पढ़ना पड़ेगा। तो 6 पैरामीटर्स में जो है 3 आएगा एज लेंथ और 3 आएगा एंगल। जब हम लोग 3 डायमेंशन, ये तो अभी तक 2 डायमेंशनल शेप बना के दिखाए थे, 2 डायमेंशनल। अब हम लोग 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन में क्या था, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही कंसिडर किए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अब जेड एक्सिस भी कंसिडर करेंगे, तब ना 3 डायमेंशनल होगा, ठीक है। आया समझ में। तो हम लोग बनाते हैं, जैसे मान लो ये रेक्टेंगुलर शेप बना रहे हैं, ठीक है, ये बन गया ना, है। तो इसमें से बहुत सारा कॉर्नर है, मान लो हम इसको कंसीडर किए पीछे वाले, है ना, पीछे के पोर्शन वाले को, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, और ये हमारा हो जाएगा जेड एक्सिस, ठीक है। तो 3 एक्सिस हम ले लिए, है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। अब इस तीनों एक्सिस में अगर हम देखते हैं तो जेड एक्सिस से हम लोग शुरू करते हैं। इस एज लेंथ को हम ए मान लिए, वाई एक्स एक्सिस पर जो एज लेंथ है उसको हम लोग बी मान लिए, और जो वाई एक्सिस पर है उसको हम सी मान लिए। एज लेंथ वाई है ना, कोई भी शेप बनेगा तो एज बनेगा, हाँ। जैसे ये बुक है, ये बुक है, तो ये एज है कि नहीं, ये एज है ना, ये एज है, ये वाला एज है, ये 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 सब एज है ना। तो एज लेंथ होगा ना, 3 डायमेंशनल एज लेंथ हम लेंगे ना, जब 3 डायमेंशनल हम कंसिडर कर रहे हैं तो एज लेंथ दिखना है, ठीक है। तो एक तो 3 पैरामीटर हो गया ए बी सी। तो अलोंग द जेड एक्सिस जो एज है उसको हम लोग ए मान लिए, अलोंग द एक्स एक्सिस जो है बी मान लिए, और अलोंग द वाई एक्सिस जो है उसको सी मान लिए, ठीक है। तो ए बी सी हो गया एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल। ये क्या है, एक यूनिट सेल लिए है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड लो या क्यूब ले लो, क्यूब या क्यूबॉइड जो भी लो, दोनों तो एक ही तरह दिखता है,
क्यूब होगा या क्यूबॉइड होगा तो एज लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ए बी सी तीनों इक्वल हुआ तो क्यूब हो जाएगा। ए बी सी में से कोई भी इसमें से इक्वल नहीं रहेगा तो क्यूबॉइड के कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है ना, आया समझ में? हाँ, तो 3 एज लेंथ लिए, उसके बाद जो है वहाँ पर 3 एंगल भी है ना। तो देखो एक चीज याद रखना है, एज लेंथ हम लेना शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। एज लेंथ जो है इधर कहाँ शुरू करेंगे, जेड से। और जब एंगल लेने के लिए कहेंगे तो इसको हम लेंगे अल्फा, यहाँ शुरू करेंगे एक्स और वाई, एक्स और वाई के बीच में, इसको ले लेंगे हम बीटा, ठीक है, ये दूसरा एंगल। और ये हो गया हमारा तीसरा एंगल, अल्फा बीटा गामा, है ना, समझ गए? हैं? नहीं, एंगल बिटवीन द एजेज हो गया, एंगल बिटवीन द एजेज हो गया। तो 6 पैरामीटर्स, ये जो 6 पैरामीटर्स पूछेगा व्हाट आर द पैरामीटर्स दैट डिसाइड्स द शेप ऑफ द यूनिट सेल। तो दीज आर द 6 पैरामीटर्स, 3 आर एज लेंथ एंड 3 आर द एंगल बिटवीन द एज, एंगल बिटवीन द एज, ठीक है ना। तो हम लोग 3 एज लिए, ए बी सी यहाँ से, और एंगल को काउंटिंग शुरू करेंगे यहाँ से, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा लिया कि डेल्टा लिया, गामा लिया, ठीक है। तो कितना पैरामीटर्स होता है, अब इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि ये कौन सा सेल होगा, ठीक है ना। अगर मान लो कि ए बी सी तीनों इक्वल है, अल्फा बीटा और गामा तीनों 90 डिग्री है, तो क्यूबॉइड हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यही जो चीज यहाँ है वही होगा यहाँ पर भी है ना, 1 2 3 एज लेंथ, यहाँ पर भी है 1 2 3 एज लेंथ, यहाँ पर भी है 1 2 3, यहाँ पर भी है 1 2 3, सब सारे पॉइंट पे देखो कि 3 एज लेंथ है ना, एक एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस, तीसरा जेड एक्सिस। तो हम किसी एक पॉइंट को कंसिडर करके डायग्राम में जो सबसे सूटेबल दिखता है, जिसको आसानी से समझ सकते हैं, उस पॉइंट को कंसिडर करते हैं। जो मन किसी भी पॉइंट को कंसिडर करके ये दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पर दिखाने से हमको सबसे जल्दी समझ में आ जाता है, इसीलिए हम उसको दिखाएं, ठीक है, समझ में आया। तो ये जो पैरामीटर्स है अल्फा बीटा गामा ए बी सी, ये जो 6 पैरामीटर्स है, ये डिसाइड करेगा कि यूनिट सेल का क्या शेप होगा। समझ गए? आई बात समझ में? क्लियर? हाँ, तो ये 6 पैरामीटर्स हो गया। लैटिस पॉइंट समझ गए, लैटिस साइड समझ गए, क्रिस्टल किसको बोलते हैं, लैटिस किसको बोलते हैं, समझ में आ गया। और शेप ऑफ द यूनिट सेल, और यूनिट सेल क्या होता है, रिपीटिंग यूनिट, है ना। कम से कम 4 पॉइंट को आपस में ज्वाइन करने के बाद जो एक शेप डेवलप होता है, जिसमें कि हम लोग शॉर्टेस्ट लेंथ लेते हैं, है ना, शॉर्टेस्ट लेंथ लेते हैं, शॉर्टेस्ट लेंथ लेते हुए मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट सब के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं, कौन कौन पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर है, उस कम से कम 4 या 3 को मिलाएंगे या 4 को मिलाएंगे तो कुछ ना कुछ शेप डेवलप होगा। और फिर देखते हैं कि वो रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो वही हो गया उसका यूनिट से। तो हम 2 डायमेंशन में समझाए थे, उसी तरह से हम लोग 3 डायमेंशन में भी लेंगे। तो 3 डायमेंशन में हम लोगों को 3 पैरामीटर्स लेना होगा। 2 डायमेंशन में खाली एक्स लिए थे, वाई लिए थे, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेड्थ लेते हैं। लेकिन जब 3 डायमेंशन आएगा तो लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, हाइट होगा, या लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा, थिकनेस होगा, ठीक है ना। हाँ, तो अगर 2 डायमेंशन में समझ में आ गया, 3 डायमेंशन में भी समझ में आ गया, सिर्फ यहाँ पर हाइट या थिकनेस को बढ़ाना है। क्लियर? आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है। तो अब हम लोग जो है टाइप ऑफ यूनिट सेल पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैरामीटर समझ गया ना? हाँ, पैरामीटर्स टू डिसाइड द शेप ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। पहला पैरामीटर क्या है, एज लेंथ, एज
लेंथ क्या क्या है, ए बी सी। सेकंड क्या है, एंगल बिटवीन एज लेंथ, ठीक है, एज लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एंड गामा, ये 6 पैरामीटर्स हो गए, ठीक है ना। तो क्रिस्टल लैटिस किसको बोलते हैं, पूरा इंटायर बॉडी को। यूनिट सेल क्या बोलते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट व्हिच व्हेन रिपीटेड अगेन एंड अगेन देन यू गेट द क्रिस्टल लैटिस। तो क्रिस्टल यूनिट का सबसे, जैसे हम लोगों के बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, सेल है ना। सेल बहुत सारा जमा हो गया था बॉडी मिला ना हमको। तो अगर हम लोग एक क्रिस्टल है तो जो सेल है उसी को हम यूनिट सेल बोलते हैं, कि उसी को रिपीट किया गया है, ठीक है ना, है। तो हम लोग एमॉर्फस है ना क्रिस्टलाइन में, क्योंकि पूरे बॉडी में पैटर्न सेम नहीं है, पूरे बॉडी में पैटर्न डिफरेंट है, बहुत सारा पैटर्न है हमारे बॉडी में। तो इसलिए हम लोग को बॉडी को क्रिस्टलाइन नहीं मान सकते, हम लोग एमॉर्फस है, ठीक है ना। बाहर से झाड़ कलर दोनों पढ़ेंगे टाइप ऑफ यूनिट सेल। टाइप ऑफ यूनिट सेल, तो यूनिट सेल दो तरह का होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ठीक है। और दूसरा होगा सेंटर्ड यूनिट सेल। दूसरा क्या होगा, सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल किसको बोलते हैं, जब ये जो पार्टिकल होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है, सिर्फ यूनिट सेल के कॉर्नर पर रहेगा। किस पर रहेगा, सिर्फ कॉर्नर पर रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम ये बनाए तो खाली यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। 3 डायमेंशनल शेप बनाएंगे ना। तो ये सिर्फ जो कॉर्नर मिला हमको, ठीक है ना, सिर्फ कॉर्नर पर जो है, देखो एक्चुअली क्या है, इतना दूर दूर तो रहता नहीं है, तो तुमको समझाने के लिए बता रहे हैं कि पार्टिकल यहाँ है, यहाँ है। एक्चुअली वो तो एकदम नज़दीक रहता है ना, दूर दूर बनाए ताकि शेप समझ में आए। नज़दीक नज़दीक देंगे तो बनेगा ही नहीं कोई शेप, ठीक है ना। तो दूर दूर बनाते हैं तब उसका कुछ शेप नज़र आता है, ठीक है। तो ये जितना कॉर्नर है, सिर्फ कॉर्नर्स के ऊपर अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो भी है, सिर्फ कॉर्नर्स पे है किसी भी यूनिट सेल के,
तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो ये हो गया हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये जो हम बनाए प्रिमिटिव यूनिट सेल हुआ, समझ गया ना। प्रिमिटिव यूनिट सेल मतलब क्या हो गया, प्रिमिटिव मतलब क्या था, ओल्ड, पुराना, तो सिर्फ कॉर्नर पर है। तो पहला हमारा इमेजिनेशन तो ही होगा कि कॉर्नर पर रहेगा खाली, ठीक है। उसके बाद ये जो सेंटर्ड यूनिट सेल होता है, ये तीन तरह का होगा। ये जो है 3 तरह का होगा। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड का क्या हो गया, कॉर्नर पे तो है, कॉर्नर पर तो है ही ना, सारे कॉर्नर्स पे, जितना कॉर्नर्स है ना सभी कॉर्नर्स पे, सारे कॉर्नर्स पे। अब बॉडी के बीच में, एकदम बीच में, यहाँ बीच है ना, यहाँ पर एकदम बीच में आ गया, ठीक है ना। हाँ, बॉडी के बीच में है ना, यहाँ पर नहीं, चीर के बॉडी के बीच में है ना, इसको फाड़ के बॉडी के बीच में अंदर में रख देंगे, तब उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड। मतलब ये पूरा का पूरा बॉडी के अंदर है, कॉर्नर के ऊपर नहीं है। अब देखो, कोई चीज जब कॉर्नर पे रहता है तो पूरा ही बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, है ना, 1/8 पार्ट अंदर जाएगा और 7/8 पार्ट बॉडी से बाहर रहेगा। जैसे ये बॉल है, यहाँ इस कॉर्नर पे, तो यही पार्ट ना इस कुर्सी के अंदर है, ये सारा पार्ट तो कुर्सी के बाहर है। हाँ, अब बॉडी के अंदर है तो पूरे का पूरा बॉडी में है ना, समझ गया, क्लियर। हाँ, ये हुआ बॉडी सेंटर्ड। मतलब क्या हो गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है कॉर्नर्स के ऊपर होने के अलावा जो है बॉडी के अंदर भी है ना, इनसाइड द बॉडी, तब हम उसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद आता है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। अब देखो, ये अगर हम बुक ले रहे हैं, ठीक है ना, ये बुक है ना, तो कितना फेस है, 1 2 3 4 5 6, क्यूबॉइड है ना ये, क्यूबॉइड में 6 फेस है, क्यूब में भी 6 फेस होगा। बॉडी के अंदर क्या हुआ, ये बुक के अंदर, तो बॉडी सेंटर। अब ये जो फेस है, इस फेस पर रहेगा तो आधा अंदर आधा बाहर रहेगा। कॉर्नर पे रहेगा तो कॉर्नर का यही वाला हिस्सा अंदर में, यानी 1/8 पार्ट अंदर में है और 7/8 पार्ट बाहर है बॉडी से। अब बॉडी के अंदर चला गया वो एक, तो पूरे बॉडी में है। अब फेस पर रहेगा क्या, आधा अंदर आधा बाहर। इस फेस पर है तो आधा अंदर आधा बाहर, इस फेस पर है तो अंदर, तो कितना फेस है, 6 फेस है। तो सारे फेस पर अगर एक एक पार्टिकल्स है, हम लोग पार्टिकल्स को ऐसा मान के चलते हैं, स्फेरिकल पार्टिकल्स को कैसा मान के चलते हैं, स्फेरिकल। एटम को स्फेरिकल मानते हैं, मॉलिक्यूल को भी स्फेरिकल मानते हैं, सबको स्फेरिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं ना, हैं, ठीक है। तो सारे फेस पर अगर आ गया, ठीक है। अब इसके ये क्या हो जाएगा, ये डायग्राम छोटा बड़ा हो गया, ठीक है। तो ये कॉर्नर्स पे तो है ही, ठीक है। अब ये फेस पर, ये वाला फेस पर आ गया एक, इस फेस पर एक आ गया, ये ऊपर में फेस है वो आ गया, ये साइड वाला फेस पे आ गया, साइड वाला फेस पे आ गया, ठीक है, हैं? ऊपर वाला फेस है और नीचे वाला फेस ये हुआ, ऊपर वाला ये हुआ, और दो दिखाएगा, एक यहाँ दिखाएंगे,
एक सामने से एक पीछे से, दोनों तरफ से। ये दो दिख गया, अब ये दो तो दिखाना, तो ये दोनों को यहीं पर दिखाना पड़ेगा ना। डायग्राम में हम क्या करेंगे, ऐसे ही दिखाएंगे, कलाकार भी तो नहीं है। समझ में आया? हाँ, तो सारे फेस पे आ गया, यानी कॉर्नर्स पे होने के अलावा फेस के ऊपर भी अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है तब उस यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, समझ में आया? उसके बाद आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इसमें जो है कोई भी दो अपोजिट फेस पर स्थित रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। सिर्फ दो, मतलब 6 गो फेस है तो 3 अपोजिट फेस है ना, 3 अपोजिट फेस है ना, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट। तो ये जो 3 पेयर है अपोजिट फेस का, अपोजिट फेस का कितना पेयर है? 3 पेयर्स है। आउट ऑफ दिस 3 पेयर्स किसी एक पेयर पर अगर पार्टिकल्स है तब वह एंड सेंटर। 3 है अपोजिट फेस का पेयर, ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, तीसरा पेयर ये हो गया। अब ये जो 3 पेयर है अपोजिट फेस का, उसमें से किसी एक ही पेयर पर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर है तो फिर हो गया एंड सेंटर। कॉर्नर्स पर तो रहेगा ही, कॉर्नर्स पर होने के साथ साथ along with the corners, if the particles are available at one of the opposite faces, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंड सेंटर्ड। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे ये वाला फेस है, इसका अपोजिट ये है, एक अपोजिट फेस पर दे दिया, और कॉर्नर्स पे तो है ही, कॉर्नर्स पर तो है ही, अपार्ट फ्रॉम द कॉर्नर इट विल कंटेन एट वन पेयर ऑफ अपोजिट फेस। ठीक है ना, तब इसको हम लोग बोलते हैं एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो कितने तरह का यूनिट सेल हो गया? 3 तरह का। समझ में आ गया? तो अब जो है इस सिस्टम को पढ़ाने वाले, समझाने वाले साइंटिस्ट का नाम है ब्रेविस। वो मैथमेटिशियन थे, कोई केमिस्ट्री के नहीं है, वो मैथमेटिशियन है। तो मैथ में तो शेप बहुत पढ़ा जाता है ना, हाँ, तो वो बहुत स्टडी किए क्रिस्टल का शेप एंड साइज का, और वो बताया कि टोटल 14 तरह का ही शेप होता है, इसीलिए उसका नाम है 14 ब्रेविस लैटिस। 14 ब्रेविस लैटिस, टोटल 14 तरह का ही होता है। समझ गए? हैं? वो बताए थे कि 7 जो है क्रिस्टल का जो सिस्टम होगा वो 7 तरह का होगा, और यही सातों मिल करके दुनिया में जितने तरह का शेप है सबको डेवलप कर देता है। मतलब जो बेसिक शेप होता है, जो बेसिक क्रिस्टल सिस्टम होता है ना, वो 7 ही तरह का होता है। तो क्रिस्टल सिस्टम कितना है? देयर आर 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि जो बेसिक यूनिट सेल होता है वो 7 टाइप का होता है। एक होता है क्यूबिक, दूसरा होता है टेट्रागोनल, तीसरा होता है ऑर्थागोन और ऑर्थोरोम्बिक, फिर होता है हेक्सागोनल, फिर होता है रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल। ठीक है ना, मोनोक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक होता है ना। टेबल 1.3 दिया हुआ है, टेबल नंबर 1.3 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये टेबल नंबर 1.3 देख लेना है। ठीक है, तो ये टेबल नंबर 1.3 में 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल का मतलब क्या हो गया कि जिसमें कॉर्नर्स पे ही सिर्फ रहेगा, है ना।
तो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल को ही जब आगे एक्सप्लोर करेंगे तो 14 तरह का टोटल क्रिस्टल सिस्टम आएगा। वही 14 तरह का जो क्रिस्टल का जो सिस्टम होगा वो दुनिया में जितने तरह का तुम शेप देखते हो क्रिस्टल का वो सब मिलेगा। 7 बेसिक हो गया जिसको हम लोग प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। तो हमारे पास 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है, 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ये जो 7 तरह का प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो 6 पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जो अभी जस्ट डिस्कस किए थे थोड़ा देर पहले। 6 पैरामीटर्स डिस्कस किए थे ना, हाँ, जिसमें 3 एज लेंथ है और 3 एंगल्स है। वो तीनों का क्या वैल्यू है उसके ऊपर 7 सिस्टम आता है। 7 क्रिस्टल सिस्टम जो आता है प्रिमिटिव का, ठीक है ना, और फिर हर का अलग अलग होगा तो 14 आएगा। ठीक है, अब जैसे देखो टेबल नंबर 1.3 को देखो तो 7 क्रिस्टल सिस्टम कौन कौन है? क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल है और ट्राइगोनल है। ठीक है ना, है? उसके बाद है मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, इतने तरह का है। ठीक है, तो इतने तरह का है। फिर क्यूबिक जो है 3 तरह का। अब देखो क्यूबिक कब होगा बता दिए थे पहले, एज लेंथ सेम होगा, दिया है ना इसमें, A = B = C है ना, दिया हुआ। उसके बाद एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल किसको बोलते हैं? एज लेंथ के बीच में जो एंगल, एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसलिए इस एंगल को क्या बोलते हैं? है ना, एक्सियल एंगल। ठीक है, तो वो जो एक्सियल एंगल है वो भी इक्वल है, अल्फा बीटा गामा तीनों का वैल्यू इक्वल है। तीनों का वैल्यू इक्वल ही नहीं, तीनों 90 डिग्री का है। ठीक है ना, तो A, B और C तीनों इक्वल हो गया, अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तब ये क्या कहलाता है? कौन सा क्रिस्टल सिस्टम कहलाएगा? क्यूबिक। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है ना, और ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम 3 तरह का होता है, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 का डिस्कशन किया। तो क्यूबिक में प्रिमिटिव तो सब में रहेगा, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, फिर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड इसमें नहीं। तो क्यूबिक यूनिट सेल फर्दर क्या हो गया? 3 भाग में बट गया। ठीक है, फिर आता है दूसरा क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल। ठीक है ना, टेट्रागोनल में क्या होता है? एज लेंथ A और B तो इक्वल होता है, लेकिन C इक्वल नहीं, ना तो A के इक्वल है, ना तो B, ना तो A और ना ही B किसी के बराबर नहीं है। और अल्फा बीटा गामा तीनों एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ठीक है, बगल में एग्जांपल भी दिया हुआ है, व्हाइट टीन है ना, SnO2, टिटेनियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, एग्जाम्पल भी दिया हो। तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल का बात अभी किए थे वो यहाँ पर दिया हुआ है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, दिखा 7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है ना, 7 क्रिस्टल सिस्टम डायग्राम। ठीक है, तो 7 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातों दिख गया। ठीक है ना, तो ये जो 7 क्रिस्टल सिस्टम है, ये जो 7 का जो ड्राइंग दिखा, ये क्या है? प्रिमिटिव यूनिट सेल है। फिर इसको फर्दर डिवीजन करेंगे। पहला क्या है? क्यूबिक, दूसरा क्या है? टेट्रागोनल, तीसरा क्या है? ऑर्थोरोम्बिक, चौथा क्या है? हेक्सागोनल, पांचवा क्या है? रोम्बोहेड्रल, और छठवां क्या है? मोनोक्लिनिक, और सातवां क्या है? ट्राइक्लिनिक। ठीक है, फिर इस क्यूबिक का 3 टाइप होगा, है ना। क्यूबिक जो है 3 तरह का होगा। ठीक है, आया समझ में? टेट्रागोनल 2 तरह का होगा, फिर ऑर्थोरोम्बिक 4 तरह का होगा। ठीक है ना, और हेक्सागोनल 1 तरह का होगा, फिर रोम्बोहेड्रल जो है वो सिर्फ प्रिमिटिव ही होता है। मोनोक्लिनिक भी जो होता है
प्रिमिटिव होता है एंड सेंटर्ड, दो ही तरह का होता है, और ट्राइक्लिनिक भी होता है, सिर्फ प्रिमिटिव। ये अब टोटल 14 हो गया। 7 को जब हम फर्दर स्प्लिट किए, एक्सप्लोर किए, तो टोटल हो गया 14, और वो 14 का 14 डायग्राम यहीं पर है ना, यहाँ पर, ठीक है। ये जो 14 डायग्राम है, इसी को हम लोग बोलते हैं 14 ब्रेविस लैटिस सिस्टम। 7 प्रिमिटिव हो गया, और एक्स्ट्रा और 7 आ गया, उसका आउटकम हो गया, कोई बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, ये देखने के बाद ये सारा आ गया, ठीक है। इसमें से 1-2 डायग्राम पीछे है, ठीक है, क्लियर। तो ये 14 ब्रेविस लैटिस हो गया, मतलब 14 तरह का ही शेप है इस दुनिया में संभव। किसका? यूनिट सेल का। क्रिस्टल का ये शेप नहीं बता रहे, ये 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल होगा, 14 टाइप ऑफ यूनिट सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं 14 ब्रेविस लैटिस सिस्टम। और ये 14 ब्रेविस लैटिस सिस्टम से ही दुनिया में जितने भी तरह का क्रिस्टल है वो सब बना हुआ है। कोई न कोई इसी में से एक यूनिट सेल को फॉलो किया है। दुनिया में जितने भी तरह का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, उसका एक अपना शेप है, और वो जो शेप डेवलप हुआ है वो इसी में से किसी एक यूनिट सेल का यूज करते हुए वो शेप डेवलप किया है, ठीक है। आया समझ में? ठीक है ना। तो कितना होता है? 14 तरह का ओरिजिनल शेप होता है। ओरिजिनली 14 तरह का ही शेप होता है यूनिट सेल का, और ये 14 तरह के शेप को जब हम एक दूसरे के अगेंस्ट अरेंज करते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में, तब वेराइटी का क्रिस्टल बनता है। तो क्रिस्टल बनाना है तो इसमें 14 में से किसी एक यूनिट सेल को फॉलो करना है, ठीक है। इसी 14 यूनिट सेल से कोई भी क्रिस्टल इस दुनिया में बनेगा, ठीक है। समझ में आ गया? इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। ओके।